अरे मैं बोलता हूँ तो पापा डांट देते हैं, मैं बोलता हूँ तो मम्मी ऐसे बोल देती हैं। तो क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं, अरे मैम आपकी वाली एक्टिविटी जाते ही कराई हमने, तो वो तो उसने तो रिप्लाई नहीं किया। बच्चा भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और इक्वली पेरेंट्स। किस एज तक आपके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशंस क्लियर होने चाहिए बच्चे? तब तक ये होता है कि र तो अफेक्टेड ही था और भी कुछ लेटर्स में प्रॉब्लम निकल आती है जब तक। So does that also impact communication and speech? कि लाइक जो वो कुछ कहना मांग रहे हैं तो वो बच्चा उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा। Hello everyone, I am psychologist Mehak Balwani from Hey Shishu. Are you aware कि speech delay, misarticulation, stammering इनके causes psychological भी हो सकते हैं? इन्हीं सब इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अर्पिता सिंह। She brings immense experience of 13 years in audiology and speech language pathology. She has worked with several polyclinics and now runs her own center in Indore by the name of New Life Speech and Hearing Clinic. Welcome, Arpita ma'am. Hello. Thank you for such a warm welcome. Yeah. So, ma'am, my first question is, speech therapist exactly क्या करते हैं? स्पीच थेरेपिस्ट का जो काम होता है, इट्स लाइक कि अलग अलग एरियाज़ में हम लोग वर्क करते हैं। लाइक अगर बच्चों में स्पीच डिले का इशू है, जो लेट बोलने वाले बच्चे हैं, अगर उनका एक एज लिमिट निकल गया है कि टिल 18 मंथ्स भी उनमें वोकैबुलरी डेवलप नहीं हो पाई है, जो कि एक 50 वर्ड्स की हो जानी चाहिए, तो हम लोग उनके स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। या फिर बच्चों में अगर स्टटरिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें वो लोग अटक अटक के बोल रहे हैं, तो हम उनके उस पे वर्क करते हैं। एंड या फिर उस टाइप के जो बच्चे हैं जिनमें ओरल मस्कुलेचर वीकनेस देखी जाती है, जिसमें लिप, टंग मसल्स, चीक मसल्स में वीकनेस है, जिसकी वजह से उनकी स्पीच अफेक्टेड है। तो हम थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेस बच्चों की इन सब ओरल मस्कुलेचर की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं एंड देन उसके बाद उनके स्पीच पे वर्क करते हैं। तो एक ही चीज़ नहीं, बट हाँ, हम काफ़ी एरियाज़ में वर्क करते हैं। या फिर जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD बच्चे हैं, है ना, तो अगर बिहेवियरल इश्यूज़ भी उनमें आ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीच अफेक्ट हो रही है, तो हम उन सब पे भी काम करते हैं। और मैम, क्या ये देखा गया है कि आजकल स्पीच डिले बहुत कॉमन हो गया है? यस, स्पीच डिले बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक्स। लॉकडाउन के बाद से 20 से 25% बच्चों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत स्पीच डिले हो गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स कंटिन्यूस टीवी या मोबाइल के सामने ही बैठना मांगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज़ लाइक कि जैसे पेरेंट्स से इंटरेक्शन होना चाहिए, या अगर वो बाहर कहीं गए हैं अपने रिलेटिव्स के बीच में, या सोशली इंटरेक्शन की किसी ने उनसे बात की तो वो उनको रिप्लाई नहीं करेंगे। या फिर वो अगर अपने पीयर ग्रुप रिलेशनशिप भी उनकी अफेक्टेड देखी जाती है कि जब वो बच्चों के बीच में रहते हैं तो वो उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना, या बच्चे उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि लाइक जो वो कुछ कहना मांग रहे हैं तो वो बच्चा उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा, तो वो इंटरेक्ट कैसे करेगा उनसे। तो ये कुछ कारण हैं कि जिस वजह से बच्चों में स्पीच डिले बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ना। और कहीं कहीं जगह पे हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ की अगर बात करें, तो जहाँ पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इनकी वजह से बच्चे में लैंग्वेज डिले देखा जा रहा है। और मुझे लगता है मैम, इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब कुछ देर वो बच्चों के साथ बैठे भी है तो वो भी अपने मोबाइल फोन्स पर है। Yes, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बच्चे के साथ लिविंग एरिया में या कहीं भी आप लोग बैठे हैं तो आप ट्राई करें कि अपने फ़ोन्स को साइड में रख के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसे कि हमारे टाइम में हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे। तो लाइक हम अगर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता था हमारी फैमिलीज़ में, क्योंकि उस टाइम फ़ोन मोबाइल्स नहीं थे, या फिर हम लोग कुछ गेम्स ऐसे खेला करते थे जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट लिया जाता था। तो अभी भी पेरेंट्स को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी क्रिएट करें, अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए वैसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करें ताकि बच्चा भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और इक्वली पेरेंट्स भी। भी। हाँ। तो मैम, ऐसे कोई अर्ली साइंस हैं
जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं स्पीच डिले के? यूजुअली ये देखा जाता है कि 9 to 12 मंथ्स में जो बच्चे में एक बैबलिंग आ जाती है। अगर आपके बच्चे में 9 to 12 मंथ्स के एज के बीच में बैबलिंग नहीं आई है तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन। सेकेंडली, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है आपसे बात करने, अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो आपकी तरफ ध्यान दे के नहीं सुन रहा है, तो वो उसका आई कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो दिस इज़ अ सेकेंड साइन। थर्डली, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कुछ कमांड्स दे रहे हैं कि ओपन द डोर, है ना, मम्मी को बुला के लाओ, पानी लेके आओ, तो वो ये चीज़ें नहीं समझेगा। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप उसका नाम से बुला रहे हैं, है ना, तो वो अपने नेम कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है। या फिर अगर आप उसके साथ कुछ राइम्स कर रहे हैं एक्शंस के साथ, और अगर वो उन एक्शंस को भी मिमिक नहीं कर रहा है ना, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो दीज आर द अर्ली साइंस जो पेरेंट्स कितनी बार अवॉइड कर देते हैं, अरे ठीक है नहीं कर रहा होगा या ऐसा, या हो जाएगा ग्रेजुअली, या हो जाएगा। तो यही वो साइंस होते हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे में स्पीच डिले के कुछ इश्यूज हैं या कुछ रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट। ऐसा। तो इसमें बिहेवियरल इश्यूज लाइक कौन से हो सकते हैं? बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में कैसे आ जाते हैं कि जब बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, अपनी बात समझा नहीं पाएगा, जैसे अगर वो अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा पा रहा है तो वो पॉइंट से बताएगा, तो अगर मदर को भी बात समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली बोलना क्या मांग रहा है, इसको क्या चाहिए, है ना, तो बच्चे में भी एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इस टाइप से, है ना, वो बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम शो करेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रोवोक करती हैं बिहेवियरल इश्यूज में। ओके, सो एग्रेसिवनेस, हाँ हाँ, कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ, या फिर कोई बाहर वाला इंसान उनसे कुछ पूछ रहा होगा, वो उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाएगा तो वो उन पे भी इरिटेट होगा, या आपने देखा होगा बच्चे बिहेवियरल ऐसा कुछ मारने का एक्शन करते हैं या गुस्सा दिखा के वहां से भाग जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज जो है ये बिहेवियरल इश्यूज, ग्रेजुअली वो लोग, उन लोगों में बिहेवियरल इश्यूज डेवलप होने लग जाते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो कोई ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेटेड, एग्रेसिवनेस, इम्पल्सिवनेस आने लग जाता है। यस यस। तो मतलब जैसे आपने बोला कि 9 से 12 महीने में बैबलिंग चालू हो जाना चाहिए, तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बच्चे में 12 मंथ्स के बाद आए वो चीज़, वो कहीं ना कहीं एक स्पीच डिले का ही साइन। हाँ, इट्स अ टाइप ऑफ, कभी कभी थोड़ा सा पेरेंट्स रुक भी जाते हैं, तो किसी बच्चे में थोड़ा सा हो सकता है कुछ मंथ्स का डिले हो, तो वो आ भी जाती है। बट हाँ, वो यही है कि अगर बच्चे में 9 to 12 में नहीं आई है तो आप अपने बच्चे को कंटिन्यूस ऑब्जर्व करिए कि क्या वो उसके 2-3 महीने निकलने के बाद भी नहीं एक्वायर कर रहा है। और टू बी ऑन द सेफर साइड आप कंसल्ट ही कर लीजिए, आप कंसल्ट ही कर लीजिए, ऐसा है। तो आपको ये रहेगा कि जो आपका स्पीच थेरेपिस्ट है वो आपको सही तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। एग्जैक्ट। सो मैम, जैसे एक एग्जांपल है कि बच्चे रैबिट को वैबिट क्यों बोलते हैं? हाँ, एक्चुअली बच्चे रैबिट को रैबिट ही बोलना चाह रहे हैं, बट क्योंकि बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है, उससे मिस आर्टिकुलेशन इश्यूज हैं। मिस आर्टिकुलेशन इज तुतलाना, तो क्योंकि बच्चा तुतला के बोल रहा है तो वो बोल तो रैबिट ही बोलना मांग रहा है, ठीक है, बट वो गलत बोल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि जब पेरेंट्स स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट उस बच्चे को उस लेटर को कैसे बोला जाता है उसको प्रॉपर प्लेसमेंट सिखाते हैं हम लोग, क्योंकि हर लेटर का एक अलग अलग प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर क ख ग है तो उसका एक हमारे टंग पोजिशंस कहाँ लगानी है, कैसे बोलना है, ये सब आपको स्पीच थेरेपिस्ट सिखाते हैं। तो जब बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट सही तरीका सिखाता है तो वो ऑटोमेटिकली र को र बोलने लग जाता है, ठीक है। पर क्या होता है कि कितनी बार पेरेंट्स उस टाइम को निकाल देते हैं, सोचते हैं अपने आप आ जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो आ जाएगा, फिर बच्चों को लेके वो 7, 8 ईयर्स 10 ईयर्स में लेके आते हैं। तब तक ये होता है कि र तो अफेक्टेड ही था और भी कुछ लेटर्स में प्रॉब्लम निकल आती है जब तक, ऐसा। तो वो मतलब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके कारण बच्चों का एकेडमिक्स भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। टीचर्स की कंप्लेन आने लगती हैं कि जब हम बच्चे से रीडिंग करा रहे हैं तो बच्चा रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है ना, या फिर कुछ डिक्टेशन दे रहे हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है। क्यों स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है? क्योंकि जब भी आप नोटिस करना, जब भी हमारी टीचर हमें कुछ बोलती हैं तो हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, देन हम उसे लिखते हैं, है ना। जैसे डिक्टेशन, अच्छा डिक्टेशन, तो मैं ड को ही त बोलूंगी तो मैं लिखूंगी भी डिक्टेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे की लाइक स्पीच तो अफेक्टेड है ही, रीडिंग भी अफेक्टेड है क्योंकि गलत बोल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे उनके एकेडमिक्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एंड इसमें भी मैं कनेक्ट करूँगी कि अगेन बच्चों में लाइक
सोशली विड्रॉल वाला बिहेवियर, लो कॉन्फिडेंस बच्चों में आने लगता है, क्योंकि क्लास में बच्चे बुली करने लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ये चीज़ भी लेके आते हैं कि मैम आजकल तो इसको ना अपने साथ कोई रखता नहीं है, इसको सब चिढ़ाते हैं कि ये ऐसे तुतला तुतला के बोल रहा है, ऐसा है और ये सब। तो अब इसने भी ये भी एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं मुझे लेके चलो, क्योंकि होते हैं कोई 6-7 ईयर्स के बच्चे की, नहीं अब मुझे भी आप लेके चलो ताकि मुझे करेक्ट कराना है, ऐसा। तो जैसे आपने बोला कि एक लेटर वो गलत बोलते हैं, मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो मतलब इनिशियली ऐसा होता है कि एक लेटर और फिर ग्रेजुअली ज़्यादा मिस्टेक्स करने लग जाते हैं? डिपेंड करता है कि एक लेटर के साथ कभी कभी और भी लेटर्स में प्रॉब्लम दिखने लगती विद टाइम। तो आपने जैसे बोला कि 7-8-10 साल में बच्चों को लाते हैं, तो क्या वो पूरा करेक्शन हो जाता है? हाँ, लाइक मेरे पास मिस आर्टिकुलेशन की तो बड़ी बड़ी लड़कियां आती हैं, बॉयज आते हैं 19 ईयर्स 20 ईयर्स। कोई कोई तो ऐसे भी हैं कि कोई कहीं गांव में रहते हैं तो 21 ईयर्स 25, अब शादी होने वाली है या जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो अब मतलब उन लोगों ने कहीं सर्च करा है इंटरनेट पे कि ऐसी चीज़ भी होती, तब भी आते हैं हमारे पास मिस आर्टिकुलेशन, तब भी हम उनको करेक्ट करा के देते। बट मेरा ये सजेशन है कि मिस आर्टिकुलेशन, स्टटरिंग, अगर ये करेक्ट एज पे सही हो जाए, जितना अर्ली आप बच्चे को लेके आएंगे उतना बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखेगा। क्योंकि हमने एक नॉर्मली भी देखा है कि एक हमारे साथ किसी छोटी एज वाले को बिठाइए और एक हमको बिठाइए, कोई भी लाइक मोबाइल से रिलेटेड या कोई भी चीज़ बच्चा जल्दी सीखेगा एज कम्पेयर टू अस। अपन 2 बार पूछेंगे, हाँ क्या बताया था, अच्छा इधर बटन प्रेस करना है। आप बच्चों को देखना फटाफट उनकी फिंगर्स चलती हैं, बिकॉज उनका एक डेवलपिंग वो रहता है, एज रहती है। तो इसलिए हमारा सजेशन रहता है कि अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम दिखी है तो टाइम वेस्ट ना करें, सही टाइम पे अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लाएं, ताकि बड़ी एज में जब हम लोग करेक्ट कराते हैं तो वो करेक्ट तो हो जाता है बट उनकी स्पीच थोड़ी रोबोटिक रहती है। ओके हाँ, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन रहता है स्पीच में। करेक्ट तो हो जाती है नो डाउट, बिकॉज हम उनको रेडी तो करा देते हैं कि ठीक है आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है आप कर लीजिए, आपके कोई मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। बट स्पीच थोड़ी सी कोई मेकआउट कर सकता है कि ये थोड़ी सी है ना आर्टिफिशियल स्पीच लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सीखा है कहीं से नया, ऐसा। और बच्चों में जब हम सिखा के भेजते हैं जैसे 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स, जब तक वो बड़े होते हैं बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उनकी ऐसी थोड़ी आर्टिफिशियल स्पीच नहीं लगती है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। और जैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने भी देखा है कि जैसे जो आपने बताया कि जो उनको एकेडमिक प्रेशर या वो एकेडमिक्स में उनका जो रिजल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम वाले इश्यूज ना, इनको फिर आगे करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या सो किस एज तक आपके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशंस क्लियर होने चाहिए बच्चों के? लाइक आई थिंक 4 to 5 ईयर्स तक क्लियर हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं देन यू शुड कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट। ओके, एंड क्या मिस आर्टिकुलेशन अपने आप ही ठीक हो सकता है? नो नॉट एग्जैक्टली। अगर एक आधी कोई कभी कदार ऐसा भी रहता है कि एक आधी कोई साउंड रहता है तो जिसपे पेरेंट्स इधर उधर से सर्च करके या कुछ ऑनलाइन वो देख के कभी कदार कराने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो यही रहता है कि नहीं सिखा पाए हम, है ना। तो वो पेरेंट्स भी लेके आते हैं कि हमसे फर्स्ट सिटिंग में ही पूछते हैं, लाइक जब वो इवैल्यूएशन के लिए आते हैं, नहीं मैम आपका पैटर्न बताइए, मैंने इसको है ना उस पे देख के इस पे देख के ऐसा ट्राई किया था पर मैं उसको सिखा नहीं पाई। तो माय आंसर इज कि माय क्वेश्चन इज कि जब स्पीच थेरेपिस्ट हम हैं, हम उस चीज़ को करेक्ट करा सकते हैं, तो वो चीज़ आप कैसे करा सकते हैं? जब आपको उसका प्रॉपर वे और तरीका ही नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ को कैसे करेक्ट कराएंगे, ऐसा। तो अल्टीमेटली आपको कंसल्ट स्पीच थेरेपिस्ट से ही करना पड़ता है। और मैम जैसे ADHD में बच्चों का फोकस और अटेंशन बिल्कुल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड कॉन्सेंट्रेट, सो डज दैट ऑल्सो इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एंड स्पीच? यस, इसलिए अफेक्ट करता है क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बोला उनमें इन अटेंशन होती है, अटेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है ना, देन हाइपर एक्टिवनेस, और थर्ड चीज़ होती है ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है। तो इन अटेंशन इज लाइक कि अगर उनको कोई भी एक्टिविटी अगर दी गई है कि उनको बोला गया है कि आपको ऐसी पूरा कलर करके उठना है, तो क्योंकि उनमें अटेंशन नहीं है ना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे वो एक एक्टिविटी में, तो वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर स्केच करा, ये करा, उसको फेंका एंड देन दे विल रन, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस फोकस नहीं होगा, हम एक जगह पे बैठ के अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस को भी नहीं समझेगा, क्योंकि ADHD बच्चों में बीच बीच में इंटरप्ट करने की आदत होती है ना, वो क्वेश्चंस नहीं समझ पाते हैं,
ठीक है, उनका रिसेप्टर स्किल्स जो होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, तो इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। तो हमें उनके अटेंशन, हाइपर एक्टिवनेस, आई कॉन्टैक्ट, है ना, ओवर स्टिमुलेशन, इन सब चीज़ों पे जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो वर्क करता है। पर ADHD में क्या सभी बच्चों में कुछ स्पीच प्रॉब्लम आता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लाइक ज़्यादातर में तो रहते ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या होता है कि उन बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटी जो रहता है ना वो कनेक्टेड रहता है, तो हाइपर एक्टिवनेस की वजह से वो स्टिल एक जगह पे नहीं बैठते हैं, है ना। अगर हम भी इधर उधर दौड़ते रहे और हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा ना, हम सुनेंगे ही नहीं कि मम्मी क्या बोल रही हैं, या नेम कॉल किसने लिया, मेरा नाम किसने बुलाया तो किसने लिया, ध्यान ही नहीं है हमारा। तो अटेंशन इनमें होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एक जगह सिटिंग है हाइपर एक्टिवनेस तो वो नहीं अलाउ। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई कोई सिचुएशंस ऐसी रहती हैं, जैसे कि ADHD बच्चों में ओवर स्टिमुलेशन की जो मैंने आपसे बात की थी, उनको क्राउडेड प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। देन उसके बाद उनको लाउड म्यूज़िक हैं या ब्राइट लाइट्स हैं, है ना, वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जब हम ADHD बच्चों की थेरेपी लें तो उनके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं बैठ के और वो हमारे साथ एक्टिविटीज़ करने में कंफर्टेबल रहें। सो इसका मतलब स्पीच थेरेपी जब वो लेते हैं तो उससे उनके फोकस भी इम्प्रूव होता है? यस, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग ही उस बेस से करते हैं। जैसे पहले उनका अटेंशन पे काम करेंगे, आई कांटेक्ट उनका बढ़ाएंगे कि वो हमारी तरफ देख के चीज़ों पे रिस्पॉन्ड, एकदम से हम उनके स्पीच पे नहीं आ जाते हैं। साथ साथ हमारी स्पीच वोकैबुलरी चलती रहती है, बट ये कुछ बिहेवियरल चीज़ों पे भी हम साथ में काम करते जाते हैं। और इसलिए फिर इम्प्रूवमेंट फास्ट दिखता है? हाँ, नहीं, नॉट लाइक मैं फास्ट तो नहीं बोल सकती। ऑटिज्म ADHD में इम्प्रूवमेंट आता है पर थोड़ा टाइम लगता है। एकदम लाइक हमारे पास बहुत से पेरेंट्स भी आते हैं, टाइम लिमिट लेके आते हैं, मैम 2 मंथ्स में तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हम 2 महीने के लिए जयपुर से यहाँ आए हैं या मुंबई से थोड़ा यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो आप 2 महीने में, तो टाइम लिमिट आप इन बच्चों में हमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों में हमें उनको समझाने में, उनको चीज़ें सिखाने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके साथ बिहेवियरल इश्यूज भी कनेक्टेड रहते हैं। स्टैटरिंग जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती है या जेनेटिक्स?